Now lecture is being start recorded. Basically जब हम बात करते हैं ना, the world of imagination is more real than the real world. ठीक है, तो इसको आपने बेसिक फंडामेंटल से आपने इसको स्टार्ट करना है. That something which man can made is called real. ठीक है ना, कोई जो चीज जो इंसान बना सकता है that is called real. For example कि इंसान ने शहर आबाद कर लिए, मशीन बना ली, ठीक है, टेक्नोलॉजी बना ली, रॉकेट्स बना लिए, एयरप्लेन्स बना लिए, और भी जितनी वो आप समझें कि वो जितनी भी तरक्की कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है इन मटेरियल फॉर्म उसने की. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी. ये रियलिटी, रियल के ज़मरे में आएंगे. रियलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, रियल की बात करें, तो वो ट्रूथ नहीं होता. रियल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद ट्रूथ. ठीक है, तो रियलिटी आपने समझ लेना. जब भी रियलिटी की बात हो तो आपने ये इसी तनाजुर में उसको समझना है कि यार रियलिटी में और ट्रूथ में फ़र्क है. ठीक है ना, आप रियलिटी तक तो बड़ा इजीली आप पहुंच सकते हैं, मुमकिन है, लेकिन वो जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उस तक पहुंचने में आपको बड़ा टाइम लगता है. ठीक है, साइंटिफिक जितनी भी आपके सामने चीज़ें आती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये साइंस के असूल के ऊपर जो है वो चीज़ बनाई गई है, लेकिन बाद में अगर वो असूल चैलेंज भी हो जाता है और उस असूल में मॉडिफिकेशन की आप समझ लें कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई होती है, और होती भी है. और वो क्यों होती है? बिकॉज वो रियलिटी से बिलोंग करती है, वो मैन मेड है. ठीक है, इंसान की बनाई हुई है. तो हर वो चीज़ जो इंसान तख्लीक कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड रियल, और हर वो चीज़ जो इंसान के बस से बाहर है, वो तख्लीक नहीं कर पा रहा है, उसे हम इमेजिनेशन, उसको हम ट्रूथ कहेंगे, या उसको हम नेचुरल वर्ल्ड कहेंगे. ठीक है, जिस तरीके से आपके मिडोज हैं, मिडोज, ठीक है, जितने मर्जी हम आर्टिफिशियल मिडोज बनाते जाएं, लेकिन एक जो नेचुरल मिडो होगी और एक जो आर्टिफिशियल मिडो होगा, दोनों में आपको फर्क लगेगा. आप जितनी मर्जी घास की जो शीट है वो आप ला के घर में अगर आप बिछा लेते हैं, तो आप समझते हैं कि घर में जो है हमने वो घास उगाई हुई है, तो उसमें और फिर वो ग्रास जो वाकई मट्टी के अंदर पैदा हुई है और मट्टी वाली जो घास है, दोनों में फिर फर्क होगा. ठीक है, इसी तरीके से जो पहाड़ हैं, जो हिल्स हैं, इस तरह जो कंट्री एरियाज हैं, ठीक है, ये सारे के सारी जो है ये इमेजिनेशन के सेंस में आती हैं. फिर इस तरीके से हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, मतलब द वर्ल्ड बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटीज. ठीक है, जो जो ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है, दैट इज मोर रियल देन द रियल वर्ल्ड. ठीक है, जो रियल वर्ल्ड हमें ये जो नजर आ रही है, ठीक है, वो क्या है, उससे ज्यादा रियल होगी. ठीक है ना, ये वर्ल्ड जो है वो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं ठीक आ रही. अब आ रही है? हेलो? अब आ रही. ओके, तो हम बात करते हैं कि जो 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 रियल वर्ल्ड है, वो वर्ल्ड है जो हमारे सामने, जो हमने कंस्ट्रक्ट की हुई है. ठीक है, और एक जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन होगी, वो वर्ल्ड होगी जो नेचर ने कंस्ट्रक्ट की है. ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि नेचर ने तो सिर्फ गांव ही बनाए थे, इंसान ने शहर आबाद किए. शहर जो है वो, ये सिटी लाइफ जो है वो, ये हमेशा से ही रियलिटी के अंदर आएगी, ये इमेजिनेशन के साथ नहीं जुड़ेगी. ठीक है ना, क्योंकि इमेजिनेशन हम उस चीज़ को तसव्वुर करते हैं, हम उस चीज़ को कहेंगे वो चीज़ जो कि नेचुरल है, जो कि प्योर है, और अपनी वो साख्त के अंदर या अपनी बेसिक फंडामेंटल जो उनके समझ लें कि अपने फंडामेंटल्स में वो नेचुरल है. ठीक है, तो इस तरीके से फिर समझ लें द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, मतलब द वर्ल्ड ऑफ नेचर इज मोर रियल देन द आर्टिफिशियल वर्ल्ड. आर्टिफिशियल कह लें इसे, कि जो शहरों की लाइफ है या जो लाइफ स्टाइल है, इट इज आर्टिफिशियल. ये कोटेशन बयान करने का मकसद ये है, एक तो ये कि ये इंटरव्यूज में पूछी जाती है, एंड वी विल आफ्टर दिस written examination we will talk on this quotation in a very detail. ठीक है, अभी बात करने का इसका मकसद ये था कि मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ रोमांटिसिज्म के हवाले से. ठीक है, तो रोमांटिसिज्म में आपने एक चीज नोट करनी है कि ये जो
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड है या एज ऑफ पोप है या एज ऑफ ड्राइडन है, एज ऑफ जॉनसन है, दे बिलीव दैट नेचर इज सिस्टमेटिक। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि नेचर जो है वो सिस्टमेटिक है। तो जब वो बिलीव करते हैं नेचर सिस्टमेटिक है, तो फिर वो उस बुनियाद के ऊपर जो शायरी करेंगे वो भी सिस्टमेटिक होगी, उसमें भी चीज़ें जो है वो कैलकुलेटेड होंगी। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म में, तो रोमांटिक्स का ये बिलीव है कि नेचर जो है वो ऑर्डरलेस है। ठीक है, नेचर ऑर्डर में नहीं है। तो जब नेचर ऑर्डर में नहीं है तो इट मीन्स कि हर वो चीज़ जो शायरी के अंदर अब डिस्कस होगी वो भी ऑर्डर के अंदर नहीं होगी, वो भी स्पॉन्टेनियस होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि इंसान दिमाग में सोच रहा है और उसको थ्रू लैंग्वेज जो है वैसे ही पोर्ट्रेट किया जाएगा। जो ऑर्डर, जो लाइफ फुल ऑफ ऑर्डर होती है, वो आप देख लें कि वो लाइफ जो है वो सिटीज की होती है। ठीक है, सिटीज के अंदर रोड्स हैं, इतने बजे बस आएगी, इतने बजे निकल जाएगी, सिग्नल्स लगे हुए हैं, इतने मिनट पे इशारा खुलेगा, इतने मिनट पे जो है वो आगे चलना है आपको। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में हो रही है, कैलकुलेटेड फॉर्म है। लेकिन यही अगर आप विलेजेस में चले जाएं तो विलेजेस के अंदर इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेंगी। वो अगर वहाँ की लाइफ के अंदर आपको प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और एज कम्पेयर टू द सिटी लाइफ, जो रोमांटिक पोइट्स हैं ये इनका ताल्लुक जो है वो इसी चीज़ से था और इन्होंने इसी चीज़ को फोकस किया। इन्होंने सिटी लाइफ को सिर्फ क्रिटिक किया है, सिटी लाइफ को एडमायर नहीं किया। इन्होंने जो एडमायर किया है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री लाइफ को एडमायर किया है, गाँव को एडमायर किया है। ठीक है, रूरल एरियाज को जो है वो एडमायर किया है। अर्बनाइजेशन को ये लोग एडमायर नहीं करते बल्कि उसके अगेंस्ट है। ठीक है, so every new movement is a, we can say that every new movement is a reaction against the previous movement, previous literary movement। ठीक है, तो इससे पिछली जो लिटरेरी मूवमेंट है हमारे पास, हम उसको कहते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल एज। ठीक है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आई होती है, इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड फॉर्म्स के अंदर है। तो जब हम उसके रिएक्शन में अगर हम बात करेंगे कि ये जो शायरी रोमांटिसिज्म की है ये उसके रिएक्शन में है, तो फिर हम ये चीज़ कहेंगे कि अब जो ये चूंकि उसका रिएक्शन है, तो वो जब प्रॉपर फॉर्म के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो फिर रोमांटिक पोइट्स जो थे वो इन्होंने उस फॉर्म के अगेंस्ट जो है वो रिबेल किया और ये कहा कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन।